नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर इसके पहले के मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो एक बार उन मॉक टेस्ट को जरूर देखिए क्लास। अब आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग एंटायर सिलेबस कवर कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2025 बैच के लिए। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्लास, अब आज के सेशन का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, अभिलेख से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये जो प्रश्न है ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, तो आज फिर हम लोग एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न है कि कहां पर रेशम बुनकरों के बारे में हमको किस अभिलेख से पता चलता है। सबसे पहले भित्री अभिलेख दिया है, जूनागढ़ अभिलेख दिया है, प्रयागया प्रशस्ति दिया है और मंदसौर अभिलेख दिया है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख किससे रिलेटेड है? मालवा नरेश यशोवर्मन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो बी सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बताया मंदसौर अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसी तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है, पूछा गया है आपके परीक्षा में, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो ये कलिंग राजा खारवेल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो ये रुद्र दामन से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नासिक अभिलेख की बात करेंगे तो गौतमी बलश्री से रिलेटेड है ये। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के अचीवमेंट्स के बारे में दिया गया है। फिर प्रयाग स्तंभ की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन अभी हमने देखा। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त। ठीक है, और देवपाड़ा अभिलेख किससे रिलेटेड है? विजय सेन से रिलेटेड है, बंगाल का शासक। तो ये इंस्क्रिप्शन वाले जो प्रश्न हैं परीक्षा में बने हैं, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और इसको ढंग से एक बार पढ़ भी लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपके परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न बने हैं। देखिए एक प्रश्न तो ये बना था, ये रिसेंट का प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए क्लास, यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच था, तो हमको क्या करना है, अपने आने वाले परीक्षाओं के लिए इन चारों ऑप्शंस को याद कर लेना है कि अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके प्रश्न में पूछे या दिया गया हो तो आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर ले। देखिए मैं एक बात फिर कहूंगी कि पूरा क्वेश्चन किसी को नहीं आता है। हाँ ये है कि जब हम पास्ट ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके अच्छे से पढ़ के गए रहते हैं तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर ले, उसके बाद 50-50% पे हमें टिक लगाना हो, तो ये चीज इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ईश्वर वर्मन से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन दिया है वो जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन दिया है। तो याद रखिएगा, अब तो यूपी का है जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, वो किससे रिलेटेड है? ईश्वर वर्मन से रिलेटेड है। ठीक है, सर्व वर्मन से रिलेटेड दिया गया है गया ताम्र पत्र। ठीक है, फिर इसके बाद जीवित गुप्ता द्वितीय से रिलेटेड है देव बड़ाक अभिलेख और फिर ईशान वर्मन से रिलेटेड है हरहरा पाषाण अभिलेख। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत मैच है। तो देखिए क्लास, यहां पर जो गलत मैच है वो है सर्ववर्मन से रिलेटेड गया कॉपर प्लेट नहीं है। ये कौन सा है? तो ये देखिए असीरगढ़ अभिलेख जो है वो किससे रिलेटेड है? सर्ववर्मन से रिलेटेड है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा। यहां पर एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूं। यहां पर देखिए सर्ववर्मन से रिलेटेड है असीरगढ़, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ईश्वर वर्मन से रिलेटेड है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख और ईशान वर्मन से रिलेटेड है हरहरा पाषाण अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये देखिए, ये भी इंस्क्रिप्शन से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। हाँ,
लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में ये प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न मैं आपको बताऊं बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। ये एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है, कथन और कारण पे। तो कथन पढ़ते हैं, कारण खुद ही समझ में आएगा। हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है हमें, ठीक है। पूर्ववर्ती राज्य, चोल के पहले जो राजा थे उनसे ज्यादा हमें चोलों के बारे में जानकारी है। अब हमको जानकारी कहां से मिलती है? जब खुदाई होती है या फिर कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है, कोई बुक्स मिलती है, कोई भी एविडेंस मिलता है, तभी हम जानते हैं कि उस समय का राज्य कैसा था, प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस समय का। तो देखिए रीजन में कहीं ना कहीं यही चीज दी गई है। चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। तो यहां से हमको चोल प्रशासन के बारे में, चोल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है क्लास, अगला प्रश्न हम देखते हैं। कहीं पर भी डाउट होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने आप लोग के कमेंट पढ़े, आप लोग ने कहा है कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ा दीजिए। तो अगर आप लोगों को मुझे 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे दे सकते हैं आप मुझे समय, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगी। मुझे बस ये लगता है ना कि अब आप लोगों का एग्जाम पास आ रहा है तो ज्यादा समय मैं आप लोगों का ना लूं। हाँ, लेकिन मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस जरूर कर लूंगी, आसान से आसान, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर फिर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड प्रश्न है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। अभी हमने डिस्कस किया है ना, किससे रिलेटेड है? कनिष्क से नहीं, हर्षवर्धन से नहीं, अशोक से नहीं, खारवेल से ना। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बोला था, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। यह आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, कलिंग शासक खारवेल के विषय में जानकारी हमें कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अब यहीं पर अगर जिन स्टूडेंट्स ने ध्यान से पढ़ा रहा होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल से रिलेटेड है, तो अगर मैच द कॉलम वाला प्रश्न भी पूछा जाएगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। और जानते हैं क्लास, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में जो पूछा गया है वही हमको आता है, तब तो हमें परेशान होने की जरूरत भी नहीं होती कि 3 आए चाहे ना आए, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये प्रश्न हम देखते हैं जो कि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र सुंग। तो बताइए पुष्यमित्र सुंग से रिलेटेड कौन सा है जिसमें कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे। तो सबसे पहले आपको दिया गया सारनाथ इंस्क्रिप्शन, फिर बेसन नगर इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन और हाथी गुम्फा अभिलेख। अभी हमने देखा हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है? खारवेल से रिलेटेड है। और मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में ही बताया था कि जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका पुष्यमित्र सुंग से रिलेटेड है। और इसी में 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए गए थे, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है क्लास, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब यहां पर देखिए, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अब यहां पर सही नहीं है पूछा गया है, तो मतलब हमको सारे ऑप्शंस की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, बराबर पहाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं, ये भी सही है। अशोक ने जो ये गुफाएं थी उनको किन सेक्ट को दिया था? तो आजीविका सेक्ट को समर्पित किया था। ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो गुफाएं थी, तो ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका को समर्पित होने का उल्लेख करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे लिखा है दीज इंस्क्रिप्शन डेयर बैक टू द 6th सेंचुरी, मतलब ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो ये अशोक के समय के हैं। तो क्या अशोक 6वीं शताब्दी में था? नहीं ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया? कौन सा नहीं सही है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहां पर अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी होती, थोड़ी सी भी जानकारी, तो आप तुरंत टिक लगा सकते थे। हम अगर अशोक के टाइमलाइन को देखें, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को आराम से कर सकते थे। यहां पर हमने आपको बता दिया। चलिए
देखिए ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागा अर्जुन 3 गुफाओं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं, ये भी याद रखिएगा। 1.6 किलोमीटर दूर स्थित नागा अर्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को नागा अर्जुन गुफाएं भी कहा जाता है। चलिए, नागा अर्जुनी गुफाएं या नागा अर्जुन गुफाएं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है। यहां पर भी देखिए थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है, बताइए। जूनागढ़ जो है वो रुद्र दामन से रिलेटेड है। तो बी का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद हम अगर देखेंगे गांधार की बात करते हैं, मथुरा कला की बात करते हैं, गांधार कला की बात करते हैं, तो उस समय कौन रूलर था, कनिष्क था ना। तो ये कुषाण के समय का हो गया, तो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड यहां दिया गया है, हमारा सी सही होगा। अब हमको इतना समझ में आ गया। मिलिंद पनो की बात करेंगे तो मिनांडर से रिलेटेड है, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पथिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है क्लास। तो आपको सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यही चीज मैं आपको बार बार बताती हूं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब देखिए, द अकाउंट ऑफ कलिंग वॉर इज नोन टू अस बाय। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहां से मिलता है, रॉक एडिट 13 से, रुमेनदेई अभिलेख से, ह्वेनसांग के विवरण से, या माइनर रॉक एडिट से। तो हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी जो है वो 13वें शिलालेख द्वारा मिलती है। तो ए यहां पर आपका सही है। अब देखिए, जो दूसरा आपको दिया गया है रुमेनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, इससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं। जैसे पहला कि सबसे छोटा इंस्क्रिप्शन कौन सा था, तो वो रुमेनदेई इंस्क्रिप्शन था, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि साक्य मुनि किसे बोलते हैं हम, तो बुद्ध को साक्य मुनि के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है, रुमेनदेई अभिलेख से मिलती है। फिर अशोक ने लुम्बिनी में, मतलब ये भी पूछा जाता है कि लुम्बिनी ने अशोक ने कुछ कर माफ किए थे, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, वो भी हमें रुमेनदेई अभिलेख से मिलती है। फिर बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, रुमेनदेई अभिलेख से मिलती है। तो यहां से भी आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये सारे प्रश्न जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, कि साक्य मुनि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, फिर लुम्बिनी में जो अशोक ने कुछ कर माफ कर दिए थे, तो सबकी जानकारी, और ये सबसे छोटा इंस्क्रिप्शन है, सबकी जानकारी हमको रुमेनदेई पिलर से मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मैंने कहा सबसे पहले हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेती हूं, उसके बाद जो ज्यादा समझाने वाले प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन द नेम ऑफ अशोक। तो बताइए अशोक का नाम किसमें दिया गया है, गुर्जरा अभिलेख में, अहरोरा अभिलेख में, ब्रह्मगिरी में, या फिर सारनाथ में। तो बताइए ए बी सी डी क्या सही है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अशोक के नाम की, तो ये इसका एविडेंस हमको मिलता है गुर्जरा अभिलेख से। अब यहां पर 2-3 इंस्क्रिप्शन और है, 2-3 अभिलेख और है जहां पर अशोक का नाम लिखा है। तो उसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं मग, ठीक है, मग। देखिए एम क्या है, मास्की है, तो मास्की में भी अशोक का नाम उल्लेख है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है उदय गैलोन, ठीक है। फिर और गुर्जरा अभिलेख और नेतुर, इनके नाम आपको मग एन करके कुछ न्यू मग, हाँ देखिए न्यू मग करके आप याद रख सकते हैं। बस न्यू मग याद रखिए, अशोक की बात करें न्यू मग तो आपको हमेशा याद रहेगा। नेतुर में बोला गया है, मास्की में बोला गया है, उदयगलौन में बोला गया है, और गुर्जरा में अशोक का नाम मेंशन है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये जो प्रश्न है ना साइंस का, ये आपकी परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है मैं आपको नहीं बता सकती, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम पारा की बात कर रहे हैं, कैडमियम की बात कर रहे हैं, नाइट्रेट आयन की बात कर रहे हैं, और फ्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं। तो मरकरी की अधिकता के कारण मीनामाता डिजीज होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और मरकरी की वजह से क्या होता है, ब्रेन, अगर एक मदर जो कि बेबी को एक्सपेक्ट कर रही है,
अगर उसके ब्लड में मरकरी चला जाए तो बेबी का ब्रेन इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके जो इन्फेक्ट होता है उसका ब्रेन उससे इफेक्ट होता है। ये भी प्रश्न ऐसे परीक्षा में आपके पूछा गया था। कैडमियम की बात करेंगे तो इटाई इटाई बीमारी इसके कारण होती है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत बार। फिर उसके बाद नाइट्रेट आयन की बात करेंगे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखिएगा। और फ्लोराइड आयन की वजह से इनडाइजेशन नहीं, इसके वजह से दांत जो होते हैं वो खराब होते हैं फ्लोराइड की वजह से। वेस्ट बंगाल वाले रीजन में अगर हम देखेंगे उधर के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो टीथ है उसका डिके जल्दी होता है। तो यहां पर याद रखिएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था तो डी होगा। ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सल्तनत काल में प्रचलित जो शब्द है इदरार, इसका क्या अर्थ होता था। तो देखिए, एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था, अन्य देशों के साथ व्यापार की एक निर्यात वस्तु हुआ करती थी, विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता हुआ करती थी, या फिर इमारतों के निर्माण करने वाले के संबंध में प्रयुक्त होता था। तो इदरार की बात यहां पर की गई है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। ऐसे शब्द भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो यहां पर जब हम इदरार की बात करेंगे तो ये विद्वानों और धार्मिक लोगों को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता हुआ करती थी। सी आपका सही उत्तर है यहां पर क्लास। अब हम क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेंगे, जैसे इदरार। ठीक है, इदरार अभी मैंने आपको बताया ये विद्वानों और धार्मिक लोगों को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता हुआ करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद सदका की हम बात करेंगे। तो गानों में आपने कई बार सुना है, तेरा सदका सुना है ना, करूं मैं तेरा सदका। तो सदका मतलब क्या होता है, ये धार्मिक कर होता है। फिर वक्फ की बात तो आपको पता ही होगी, ये धार्मिक कार्य के लिए सुरक्षित कर दी जाने वाली संपत्ति वक्फ। ठीक है, और मसाहत की बात करेंगे तो भूमि की पैमाइश को मसाहत कहते थे। मिल्क की बात करेंगे तो विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि जो होती थी वो मिल्क कहलाती थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्लास, इदरार और मिल्क में कंफ्यूज मत होइएगा। इदरार जो है वो आर्थिक सहायता की बात यहाँ पर की गई है, विद्वानों को जो आर्थिक सहायता धार्मिक कार्य के लिए जो आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, और जब हम मिल्क की बात करेंगे तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम भूमि की बात कर रहे हैं, किसकी, हम लैंड की बात कर रहे हैं, याद रहेगा। चलिए, मैमार की बात करेंगे तो इमारतों का निर्माण करने वाले को हम मैमार कहते थे। तो इसको भी याद कर लीजिएगा ध्यान से, और मैंने डिस्कस भी एक बार और मैंने आपको ये चीज बताई थी। आप लोग में से जो स्टूडेंट पहले से क्लास देख रहे होंगे उनको याद भी हो गया होगा, भी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है तभी डिस्कस किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए क्लास, अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही जाती है, यह कथन निम्न में से किसका है। तो बताइए, भगत सिंह का है, मंगल पांडे का है, राम प्रसाद बिस्मिल का है, या फिर सुभाष चंद्र बोस का है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है भगत सिंह। ए आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा। तो यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न था। अब देखिए, यहाँ पर जब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, लेकिन एक बार और मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। 2 मिनट के समय में हम मुख्य पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। कल ही मैंने आपको बताया था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे कि एचआरई। जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, तो हमें पता होना चाहिए इसका गठन कब हुआ है, 1924 में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और कहां पर हुआ है, कानपुर में हुआ है, कानपुर में। और कौन इससे रिलेटेड था, तो आपको सचिन नाथ सान्याल का नाम याद रखिएगा। सान्याल। ठीक है, अब देखिए क्लास, मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि यहां पर एक बार एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था। अभी तो मैंने क्लास में उसको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मैं वो प्रश्न आपको बता सकती हूं। प्रश्न में दिया गया था HSRA के बारे में। ठीक है, एकदम क्लोज टाइमलाइन दी गई थी HSRA के फाउंडेशन के बारे में। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, गांधी
इरविन पैक्ट, भगत सिंह को फांसी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये प्रश्न बना था और आपको अरेंज करना था। तो अगर आपको पता है कि एचआरए का जो फॉर्मेशन था वो 1924 में हुआ, कानपुर में हुआ, उसी ने एचआरए के मेंबर्स ने ही काकोरी कांड किया। ठीक है, जिसको कि कांड, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था ना कि कांड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, एक्शन प्लान बोला जाएगा इसको, काकोरी ट्रेन एक्शन ये बोला जाएगा। तो 1925 में 9 अगस्त को वो हुआ। फिर एचएसआरए का फॉर्मेशन हुआ जिसमें कि भगत सिंह का योगदान था। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त की हम बात यहां पर करते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब बात करें यहां पर गांधी इरविन पैक्ट की, तो गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कि पहले, ये प्रश्न बनता है। तो आपको पता होना चाहिए गांधी इरविन पैक्ट जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले होता है। ठीक है, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है तो बोला जाता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें आईएनसी का सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस समय भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। इसी वजह से वाइसरॉय और गांधी जी की बीच में एक पैक्ट साइन होता है, गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें कि कुछ चीजों को माना जाता है। और गांधी इरविन पैक्ट के बाद भगत सिंह को फांसी मिलती है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड होगा जिसमें कि गांधी जी जाएंगे पार्टिसिपेट करने सरोजनी नायडू के साथ। तो ये पूरा आपको एक तरीके से इवेंट्स याद होने चाहिए, मैं आपको यही बताना चाह रही हूं। अब देखिए यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि पहले इन्होंने सैंडर्स की हत्या का प्लान बनाया था और उसके बाद असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, ये भी हो सकता है कभी आपसे पूछ ले, तो ये भी याद रखिएगा। और 23 मार्च 1931 को इन्हें राजगुरु सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये सब किसने इन कोड्स को फेमस किया है? तो भगत सिंह ने। लेकिन अगर परीक्षा में कभी आपसे पूछ ले कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह द्वारा दिया गया था, ठीक है, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारा को फेमस किया था, हम कहते हैं, ठीक है, बुलंद किया था, देखिए लिखा है ना। लेकिन कभी परीक्षा में पूछेगा कि इनकलाब जिंदाबाद नारा किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था, तो याद रखिएगा 1921 में उर्दू कवि मौलाना हजरत मोहानी द्वारा। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लीजिए, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री ही कवर हो रहा है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कई इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसलिए मत परेशान होइए कि हमें ईयर कैसे याद रहेंगे, आप एक क्रम समझिए कि क्या क्रम था। जब स्टोरी के फॉर्म में उसको देखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बहुत से क्वेश्चन, तब तक आपको याद भी हो जाएगी चीजें, परेशान मत होइएगा। अब देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन या फिर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो डू और डाई का नारा दिया गया था किस मूवमेंट में? क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, सुचित्रा कृपलानी की बात करते हैं हम, यहाँ पर तो अभी डी आंसर आपका सही है। हम अरुणा आसफ अली की बात करते हैं, तो ये लोग किससे रिलेटेड थी? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय से ही रिलेटेड थी। परीक्षा में यहां से प्रश्न बना है और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका है जयप्रकाश नारायण। अब देखिए क्लास, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और जो याद रखनी है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां से वो भाग गए थे। और भागने के बाद इन्होंने भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था। तो परीक्षा में कभी भी पूछे आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो आप जयप्रकाश नारायण का नाम बताएंगे। ये चीज क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास,
शारदा एक्ट 1930 में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु कितनी थी तथा लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शारदा एक्ट कब आया था, 1930 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या उम्र थी, तो लड़कियों की जो एज थी वो 14 वर्ष डिसाइड की गई थी मिनिमम एज, और लड़कों की 18 वर्ष। तो यहाँ पे प्रश्न आपका जो उत्तर होगा वो 14 और 18 होगा। पहले लड़कियों की बात की गई है ना, हाँ, तो गर्ल्स की 14 और बॉयज की 18, तो ए आपका सही उत्तर होगा। अब यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, वो ये है। अच्छा, शारदा एक्ट किसके नाम पे रखा गया था? तो ये हरविलास शारदा के नाम पर ही उनके द्वारा ये एक्ट बनाया गया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको शारदा एक्ट रख दिया गया था। पूरा नाम हरविलास शारदा, याद रखिएगा। अब देखिए सती प्रथा प्रतिबंध की बात हम करते हैं, तो किसके समय में प्रतिबंध लगाया गया था? विलियम बेंटिक के समय में। ईयर क्या था? 1829, ठीक है। सती प्रथा का पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। यहां पर हम राजा राममोहन रॉय को भी याद रखते हैं, ठीक है। राजा राममोहन रॉय की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज सभा, ठीक है, आत्मीय सभा, उसके बाद ब्रह्म समाज, याद रखिएगा। फिर दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके समय में लगाया गया था? एलन बेरो के समय में। कब? 1843 में। तो यहां पर आप याद रखिएगा 1830 में शारदा एक्ट भी आया है, ठीक है। और एक और एक्ट था जिसको कि एज ऑफ कंसेंट बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, जिसका कि विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था, वो भी इसी से रिलेटेड था। फिर यहां पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह की बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग था। कब? 1856 के समय पे। यहां पर किसका योगदान था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ये भी याद रखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो नॉर्थब्रुक 1872 अंतर जातीय विवाह से रिलेटेड था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट देखिए यहां पर आ गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था वो 1891 में आया था। किसके समय? लैंसडाउन के समय में, ठीक है। लड़कियों के विवाह की आयु इसमें क्या डिसाइड की गई थी? 12 वर्ष डिसाइड की गई थी। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेजों को हमारी जो प्रथा है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्लास, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले तो यही प्रश्न बन सकता है कि कौन गवर्नर था, या फिर आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए कि कौन सा एक्ट पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो ये हमेशा याद रखिएगा, सती प्रथा जो उन्मूलन की बात पहले की गई थी, उसके बाद 1856 के समय 1857 की क्रांति के एक साल पहले, ऐसे करके मैंने आपको बताया है ना कि आप एक वो बना लिया करिए, टाइमलाइन बना लिया करिए कि इसी टाइमलाइन के ऊपर या नीचे होगा, तब आपको एग्जाम में ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पहले, 1885 के बनने के पहले कौन कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी की बात की जाती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में रहेगा कि 1885 के पहले ही ये सब बनी है। अब यहां पर जब मैंने आपसे बोल दिया कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वो 1857 की क्रांति के एक साल पहले आया था, तब आपको याद रहेगा कि अच्छा 1856 होगा। नहीं तो ऐसे में 1856 खाली बोलती तो आप भूल जाते, पेपर में भूलते ना, तो इसी तरीके से आप याद रखा करिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए दास प्रथा पर प्रतिबंध की बात करें तो एलन ब्रो के समय में 1843 में, ठीक है। यहां पर चार्टर एक्ट 1833 में दासता को खत्म करने की बात कही गई थी, जो कि लागू हुई 10 साल बाद 1843 में। ये भी अब आपको याद रहेगा ना क्लास। अच्छा, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, आप भी सोचते होंगे कि मैम आप कितने पॉइंट्स बीच में बोलने लगती हैं। तो देखिए यहां पे जब हम बात कर रहे हैं 18 की, तो मैंने आपको कल भी बताया था 1813, 1833, याद रखिएगा ये दोनों। क्यों? 1813 में क्या हुआ था? जो ट्रेडिंग थी, जो मोनोपोली थी कंपनी की, उसको एंड कर दिया गया था 1813 में। लेकिन अभी मोनोपोली चाय के उसमें और चाइना के साथ बरकरार थी। 1833 आते आते पूरी तरीके से कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए, इतने सारे पॉइंट्स हो गए। यहां पर कुछ और पॉइंट्स मुझे बताने नहीं है अभी, आपको कुछ याद आएंगे तो डिस्कस करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्लास, क्या पूछा गया है। जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है, तो उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। यदि उत्पादन
लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए इन्फ्लेशन की बात की गई है, एक आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की गई है, एक क्या कहा गया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए डिमांड में क्या है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिमेन सेम, ठीक है, हम डिमांड की बात कर रहे हैं। डिमांड पुल, देखिए डिमांड पुल मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है इस शब्द से, बताओ। डिमांड पुल से क्या समझ में है कि डिमांड बढ़ रही है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं इसको एरो से लिख देती हूं, डिमांड जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट है, देखिए व्हेन द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिमेन द सेम इन द इकोनॉमी बट द डिमांड एक्सीड द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन यहां पर जो सप्लाई है वो फिक्स है। देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई पे ध्यान देना है। सबसे इजी तरीके से बता रही हूं, डिमांड और सप्लाई पे। एक बार हम डिमांड को फिक्स रखेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे, एक बार हम क्या करेंगे, हम सप्लाई को फिक्स रखते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। अब आप मुझे बताना, अभी मैं क्या कर रही हूं, मैं सप्लाई को फिक्स कर रही हूं, क्योंकि हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की यहां बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मार्केट में आप लोग का एग्जाम है प्रीलिम्स का, ठीक है, 22 दिसंबर को, और खाली 10 ब्लैक पेन है, ठीक है, खाली 10 ब्लैक पेन है, और डिमांड कितने की है, मैंने आपसे कहा 10 लोगों को 10 ब्लैक पेन चाहिए। तो आराम से मार्केट जाइए, एक एक लोग एक एक ब्लैक पेन ले लीजिए। लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं, एग्जाम में फॉर्म बहुत बच्चों ने भरा है, लाखों बच्चों ने भरा है, और मार्केट में अभी भी जो पेन है वो खाली 10 ही है। तो बताओ मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा ना इस पेन के लिए, सब चाहेंगे कि हमको ये ब्लैक पेन मिल जाए, हमको ये ब्लैक पेन मिल जाए। तो अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर ये बात जान जाएगा, वो कहेगा अरे वाह, मार्केट में खाली 10 पेन बची है, वो मेरे पास है, और लोग हजार लाखों लोगों के पास नहीं है, उनको ये पेन चाहिए, तो अब मैं जो चाहूं मुंह मांगी कीमत इस पेन की लगा सकता हूं। वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा पेन की। तो यहां पर सप्लाई कांस्टेंट होने की वजह से और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण जो मैन्युफैक्चरर था उसने अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा दिया, महंगा हो गया प्रोडक्ट। तो मुद्रास्फीति यहां पर जो होगी वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। अब क्लास देखना ध्यान से, दूसरा जो यहां पे दिया गया है, क्या दिया गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जानते हैं क्या है कि जैसे एक कार है, अब मैं कार बहुत सुंदर नहीं बना पा रही हूं, आप लोग की आर्ट अच्छी होगी, ठीक है, जो भी लग रहा हो आपको, ये कार है। अब इस कार को बनाने में जो पहले कॉस्ट पड़ती थी, मैं मान के चल रही हूं वो 20 लाख रुपए थी, लेकिन अचानक से इसकी बॉडी में जो स्टील का यूज किया गया है उसका कॉस्ट बढ़ गया है, ये टायर का कॉस्ट बढ़ गया है अचानक से, ये जो विंडो में जो मटेरियल यूज किए गए हैं इसका कॉस्ट बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं जो मटेरियल्स है उनके कॉस्ट बढ़ने के कारण इस पूरे कार का रेट भी बढ़ जाएगा। अब इसका कॉस्ट 25 लाख हो जाएगा, पहले जो हमको 20 लाख में पड़ती थी कार। तो ये क्या है, ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इफ द प्राइस राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो इस कार को बनाने में जो खर्चा था वो बढ़ गया, इसी वजह से कार की प्राइस भी बढ़ गई। इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, ठीक है क्लास, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, यहां पर तो मैंने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ देखिए, व्हाट इज मेंट बाय बुलक कैपिटलिस्ट, ठीक है। अब ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था बुलक कैपिटलिस्ट के बारे में। अब बहुत से स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं भी पता था, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा, लेकिन वो तब भी सही करके आए थे। क्यों, ऑप्शंस को देख के। एक ऑप्शन एग्जामिनर ने रख दिया फार्मर्स हु आर पुअर, किसान जो गरीब हैं। दूसरा रख दिया फार्मर्स हु आर रिच, जो अमीर हैं। तीसरा रख दिया फार्मर्स हु आर बिग जमींदार, अरे जो जमींदार है वो अमीर भी तो होगा, कोई जमींदार है तो हम कह सकते हैं ना वो अमीर भी होगा, चांसेस ज्यादा हैं, बताइए। और फिर आखिरी दे दिया फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच,
तो अब मुझे ऐसे सोच के बताइए कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि बुलक कैपिटलिस्ट क्या होता है, लेकिन ऑप्शंस को देखिए, फार्मर हु आर पुअर, फार्मर हु आर रिच, फार्मर हु आर बिग जमींदार, फार्मर्स हु हैव रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच। तो ये जो बिग जमींदार है, अगर वो रिच होगा तो वो रिच भी होगा ना, बिग जमींदार मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं तो ये दोनों तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब बचा ए और सी में। ए और सी में जो आपका सही उत्तर था वो है फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज हैं बट दे आर नॉट रिच। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना क्लास। तो ऐसे भी आप परीक्षा में थोड़ा सोचने का प्रयास करिए, आपको समझ में आएगा। यहां पर बुलक बैल पूंजीपति की बात की गई है। बैल पूंजीपति की मतलब उसके पास पूंजी है, ऐसी बात नहीं है, पूंजी है लेकिन अभी भी वो काम उस बैल से ही कर रहा है। तो क्या है, फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज, उसके पास पूंजी थोड़ी बहुत है लेकिन आर नॉट रिच, अभी उसके पास बैल ही से की वजह से उसको बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये आपका सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, बताइए निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से, नक्से से, एडम स्मिथ से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है बी। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, ये जो टॉपिक है ना ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आप इस सर्कल को बना सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर किसी के पास आय कम है, उसकी इनकम लो है, तो जिसके पास, बेचारे के पास इनकम लो होगी तो उसकी सेविंग भी कम होगी, क्योंकि जितनी थोड़ी सी इनकम में सब उसका खर्चा हो जाता होगा ना। तो जिसकी इनकम कम है उसकी सेविंग कम होगी। ठीक है, जिसकी सेविंग कम है, जिसके पास सेविंग ही नहीं होगी वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये एक तरीके का साइकिल बन रहा है। इसी तरीके से अगर कोई गरीब है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, तो ज्यादातर चांसेस है अगर उसका बच्चा बहुत योग्य नहीं निकला तो उसका बच्चा भी गरीब होगा। उसका बच्चा गरीब होगा तो उसको एजुकेशन कम मिलेगी, मतलब पिता गरीब है तो वो एजुकेशन नहीं दे पाएगा चीजों को, उसको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं दे पाएगा। इसीलिए सोचिए ना, एसडीजी गोल अगर आप देखेंगे, सतत विकास का पहला ही लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात की गई है सतत विकास में। तो जब तक गरीबी नहीं खत्म होगी तब तक भूखमरी कैसे खत्म होगी? और जिस दिन गरीबी खत्म हो गई भूखमरी खत्म होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई अपने जेब में पैसा रख के कहेगा नहीं मैं जो खाना नहीं खाना है, आमरण अनशन पे बैठ जाएगा। अरे भाई, जिसके जेब में पैसा है वो खाएगा ही, और जब वो खाएगा अच्छा खाना तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ जब अच्छी होगी तब हम उसको शिक्षा देंगे। अब किसी बेचारा कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उससे चला नहीं जा रहा, बेहोश हो रहा, उसको तुम पकड़ के ले जाओ, भाई चलो पढ़ाओ इसको, पढ़ पाएगा वो? नहीं। तो इसीलिए एसडीजी गोल्स जो बनाए गए हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं। क्या आपको गरीबी पर ध्यान देना है? गरीबी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, मतलब रोजगार तो बढ़ेगा ना, ठीक है, फिर लोगों के पास खाने को होगा, लोग खाएंगे, पढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक साइकिल है ये। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना क्लास? चलिए, तो यहां पर हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। As per estimates of Planning Commission, which state had the highest number of poor living below the poverty line? ठीक है, बताइए, यहां पर बोला गया है 2011-12 वर्ष के अनुसार की बात की गई है यहां पर। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहें, 11-12 वर्ष की बात की गई है, उसकी तो बात की नहीं गई है, तो यहां पर उस समय इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सेंसस के अकॉर्डिंग तो नहीं है। ठीक है, तो ये आप छोड़ सकते हैं इस प्रश्न को। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए, अगर कभी ऐसा प्रश्न आपके उसमें बना तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, बताइए? स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में है ना पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो गरीब भी यहां ज्यादा है। चलो, तो यहां पर आपका आंसर सी है, तो सी आपका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। तेंदुलकर कमिटी हैज एस्टिमेटेड दैट इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, कितने % पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है? तो
27.2, 22.2, 37.2, 32.7। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 37.2, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, योजना आयोग द्वारा, जिसको कि अब 2015 में नीति आयोग बना दिया गया, 1977 में एक गठित टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरीज चाहिए रहती है? 2400 कैलोरीज, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का उपयोग प्रति व्यक्ति से कम का उपयोग स्तर की स्थिति में वह गरीब कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, आप कुछ भी खाते हो तो उस खाने में कैलोरीज होती है ना, कहा जाता है कि चॉकलेट मत खाओ, केक मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, कैलोरीज बहुत होती हैं, ठीक है। तो वही चीज कही गई है, अगर कोई 2400 से कम कैलोरी कंज्यूम कर रहा है रूरल एरिया में, तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, और शहर में, अर्बन में 2100 की बात कही गई है, ये चीज लिखी गई है। अब हम तेंदुलकर कमेटी की बात करें तो तेंदुलकर कमेटी ने संपूर्ण भारत में क्या बोला? 37.2% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहां से प्रश्न। अच्छा, कल की क्लास में मैंने आपको जो मेन कमिटीज थी, तो मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा 1901 में दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था, लिखा गया था अन ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। फिर आपको याद रखना है एल प्लस आर, मैंने आपको बोला था ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। एल्ट एक बटन होती है ना, उसके साथ राइट दबा दो। तो यहां पे अलग कमिटी थी, यहां पर लकड़वाला कमेटी थी, यहां पर तेंदुलकर कमेटी थी, और ये रंगराजन कमेटी थी। याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये अगला प्रश्न है, हु ऑथर्ड द बुक चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी? ये मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, तो आज आप याद रखिएगा ये किसके द्वारा लिखी गई है? गुरनाल मिडल द्वारा, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं दूंगी, नहीं तो हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब देखिए, आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वाज रिटन बाय, तो यहां पर जो मैंने आपको बताया, जैसे गरीब है उसका जो बच्चा है, ज्यादातर चांसेस है वो भी गरीब ही वातावरण उसको मिलेगा। हाँ, पढ़ लिख के वो बहुत आगे भी निकल सकता है। अब तो आप देखते हैं ना कितना एग्जाम्पल है, आपको मोटिवेट करने के लिए कितने एग्जाम्पल हैं। जब भी जीवन में हताश होइए ना, तो मोटिवेशनल स्टोरीज लोगों की सुना करिए। देखिए जीवन में कितना कष्ट है कुछ लोगों के, लेकिन तब भी वो पढ़ लिख के अपने जीवन पे एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए एक कहीं पर एक स्टेटमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका दोष है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसका मतलब आपने कार्य नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की है जीवन में। तो कल्चरल पॉवर्टी में वैसे क्या कहा गया है कि जैसे एक गरीब है, उसका बच्चे के चांसेस है कि वो भी गरीब होगा, उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, फिर इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, एक कल्चर सा बन जाता है। तो इसी कल्चर को ब्रेक करने की बहुत आवश्यकता है। तो ये धारणा किसके द्वारा दी गई थी बताइए? अमर्त्य सेन द्वारा, आशीष बोस द्वारा, गुरनाल मिडल द्वारा, या फिर ऑस्कर लुइस द्वारा? तो ये दी गई थी ऑस्कर लुइस द्वारा। ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला हम देखते हैं। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 introduced the concept of human poverty index, but human development report replaced it with multi-dimensional poverty, ठीक है। इन द ईयर, किस ईयर में HPI को MPI से रिप्लेस कर दिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। 1999 में, 2010 में, 2005 में, या फिर 2015 में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा 2010 में, ठीक है। सी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा क्लास। यहां पर देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 2010 में विकसित किया था, ठीक है।
मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की बात यहाँ पे की गई है, एमपीआई की। तो यही आपके परीक्षा में पूछा गया है। इसमें मेनली 10 मानक आपके होते हैं। वो 10 मानक नहीं पूछेगा, लेकिन बस आप ये याद रखिएगा कितने आपके मानक होते हैं। 10 मानक नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि कितने मानक होते हैं, तो 10। 2010 में एमपीआई आया, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और इसमें कितने मानक होते हैं, इसमें 10 मानक होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना। एक तरफ उद्योग दिया है, एक तरफ पहला कारखाना दिया है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, तो महत्वपूर्ण है ये। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्लोथिंग की बात की गई है, पेपर की बात की गई है, आयरन स्टील और हैवी इंजीनियरिंग की बात की गई है। तो यहां पर सूती वस्त्र की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंडस्ट्री जो है वो झांसी झारखंड में आपकी लगाई गई थी, ठीक है। तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। फिर उसके बाद पेपर इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो वो श्रीरामपुर में, ठीक है। तो बी का फर्स्ट हो गया। आयरन स्टील की अगर हम बात करेंगे तो आयरन स्टील जो है वो कुल्टी बंगाल में, और हैवी इंजीनियरिंग कोलकाता में। तो बी आपका सही उत्तर होगा। मैंने आपसे पहले भी ये सब चीजें डिस्कस की है। याद करिए, एक क्लास में मैंने आपसे चीनी मिल की बात की थी। मैंने आपसे कहा था चीनी मिल वहां दिया गया था, जूट इंडस्ट्री दी गई थी, और क्या दिया गया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दी गई थी, और आपको दिया गया था स्टील इंडस्ट्री ना। उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो मैंने आपको बता देता कि सबसे पहले जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जूट इंडस्ट्री हो जाएगी, और जूट इंडस्ट्री की बात हम देखेंगे तो स्टील इंडस्ट्री होगी, और फिर 1903 में जब हम बात करेंगे तो शुगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी। कहां पर, तो मैंने आपको बताया था प्रतापपुर में। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बने हैं यहां से। अब देखिए, जब हम सूती वस्त्र की बात कर रहे हैं तो यहां पर 1818 में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पोर्ट ब्लास्टर में, कागज 1812 में श्रीरामपुर में, सीमेंट 1904 में चेन्नई में, लॉ इस्पात 1874 कुल्टी में, जूट 1855, ये देखिए 1855 याद रखिएगा रिसरा में, एल्यूमिनियम 1937 जेके नगर, और भारतीय इंजीनियरिंग तो 1958 रांची झारखंड। तो ये भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्लास परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौन सी इंडस्ट्री पहले आई है, कौन सी बाद में आई है। अब देखिए, एल्यूमिनियम हम देखें बाद का समय है, सीमेंट हम देखें तो 1900 का समय है, ठीक है। भारतीय इंजीनियरिंग देखें तो ये तो बहुत ही बाद का समय है। जूट अगर हम देखेंगे तो पहले है, सूती वस्त्र पहले है, कागज भी पहले है। कागज आएगा तभी तो न्यूज़पेपर स्टार्ट होगा ना। चलो, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है, तो बताइए। पाक स्ट्रेट, मलक्का, डोवर या फिर बेरिंग स्ट्रेट। तो यहां पर ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है, तो बी आपका सही होगा, बेरिंग स्ट्रेट। हम इसको मैप में जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। यहां पर देखिए, स्ट्रेट ऑफ डोवर की बात की गई है, यही आपके पूछा गया था। यहां पर डोवर स्ट्रेट, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा क्लास। देखिए, डोवर स्ट्रेट यहां पर दिया गया है, ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर रहा है, याद रहेगा ना। मैंने आपको बताया है जो स्ट्रेट है वो 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और लैंड मासेस को सेपरेट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर ब्रिटेन को फ्रांस से अलग कर रहा है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं और स्ट्रेट्स को। यहां पर देखिए, यहां पर आपको हॉर्मूज स्ट्रेट दिखेगा, ये पर्शियन गल्फ है, ध्यान दीजिएगा। जो हॉर्मूज स्ट्रेट है वो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये अफ्रीका है, ठीक है, ये हॉर्न वाला रीजन है, ठीक है। तो सोमालिया इधर दिख रहा होगा आपको। तो यहां पर देखिए, बाबल मंडेब जो है वो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट कर रहा है। तो रेड सी वाले पोर्शन में कौन सा स्ट्रेट है, बाबल मंडाब, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखेंगे इधर की तरफ, यूएई की तरफ, तो इधर आपका गल्फ ऑफ ओमान है, जो कि हॉर्मूज स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है, याद रखिएगा। पाक स्ट्रेट देखेंगे तो इधर मिल जाएगा भारत के मैप पे, इधर ना श्रीलंका और उधर इंडिया। चलिए, हाँ, यहां पर देख लीजिए क्लास, आपको
दिख रहा होगा बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, और इधर रशिया दिख रहा है, इधर अलास्का दिख रहा है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया को अलास्का से अलग कर रहा है। इतनी चीज क्लियर है ना क्लास? हाँ, तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा एल्यूटिनियन के बारे में, ये आपके परीक्षा में पूछा गया है। एल्यूटिनियन जो है वो बेरिंग सी में है, और अगर ओशियन पूछेगा तो आप बताएंगे पैसिफिक ओशियन, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न के पहले इसको देख लेते हैं। बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, आर्कटिक को बेरिंग सी से कनेक्ट कर रहा है। अगर हम देखेंगे अलास्का जो कि यूएस के अंदर में है उसको रशिया से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। जिब्राल्टर संधि की अगर हम बात करेंगे तो ये भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है, और अलग किसको करता है? मोरक्को को स्पेन से, ठीक है। फिर यहां पर देखिए आप डोबर की अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तरी सागर को अटलांटिक से, ठीक है। फिर उसके बाद डोबर तो हमने देख लिया ना, ब्रिटेन को फ्रांस से। यहां पर देखिए मलक्का जो है वो जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, अलग किसको करती है? मलाया और सुमात्रा को। फ्लोरिडा की बात हम करेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक ओशन को जोड़ती है, अलग करती है फ्लोरिडा एंड वेस्ट इंडीज को। पाक स्ट्रेट आपको पता है बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, और किसको किसको अलग करती है? भारत को श्रीलंका से। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, सही कथन पूछे गए हैं। तो डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन बोथ द हेमिस्फीयर इन 21 जून और 22 दिसंबर। दूसरा दिया है लिम्पोपो जो है अफ्रीका की, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। फिर आपको दिया है चीनुक जो है वो हॉट और ड्राई एयर है मूविंग अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन। तो हम लोग ने पवनों की बारे में बात की थी पहले भी। तो चीनुक जो है वो रॉकी माउंटेन में मिलता है, सही है, ये भी सही है। यहां पर क्या बोला गया, कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। गलत कौन सा है? यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लास कि किस किस दिन जो बोथ हेमिस्फीयर में दिन और रात इक्वल होती है, तो वो कौन सी डेट है? वो आपकी है 21 मार्च और 23 सितंबर। याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम लोग कुछ चीज जल्दी से रिवाइज करेंगे। कल मैंने आप लोगों को साउथ अमेरिका का मैप याद कराने का प्रयास किया था। अब आज मैं आप लोगों को साउथ अफ्रीका का मैप थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी, तो ध्यान दीजिएगा। ये अफ्रीका है। अफ्रीका में जो प्रश्न पूछा जाता है वो नाम्बिब डेजर्ट किधर है? ये रहा। हम पहले साउथ में देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए नाम्बिब डेजर्ट, इधर आप देखेंगे कालाहारी डेजर्ट पूछा गया है, इधर डेकन्सबर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। इधर बाई प्लेटू है। इतनी चीज क्लियर है, याद रखना बहुत ही जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया यहां पे बाबल मंडेब था ना स्ट्रेट, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एदान से कनेक्ट कर रहा था, वो भी याद रखिएगा। फिर आप याद रखिएगा यहां पर आपको एक लिम्पोपो नदी मिलेगी, लिम्पोपो जो अभी क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। लिम्पोपो नदी को कौन लिम्पोपो नदी किसको 2 बार काट रही है, या लिम्पोपो नदी को कौन 2 बार काट रहा है? तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। एक बार और बता दूं, जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे तो हमें अपने भारत को याद रखना है, और भारत की नदी माही को याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो माही नदी को 2 बार काटता है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब जब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, तो हम लोग अभी देखा कौन सी नदी है, वो लिम्पोपो है, याद रहेगा। अब बता दो इक्वेटर की बात करेंगे तो आप में से कई स्टूडेंट ने बोल दिया होगा जायरे, जिसको कि हम कॉन्गो भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया क्लास? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको इक्वेटर दिखेगा, ठीक है, और कॉन्गो ये रहा, दिख रहा है, कॉन्गो दिखा ना। चलिए
याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। कॉन्गो बेसिन, जिसको कि हम जायरे कॉन्गो भी कह रहे हैं इधर। अच्छा, यहां पर जो एक लेक है, यहां के लेक भी इंपॉर्टेंट है। लेक रुडोल्फ के बारे में भी पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, और लेक एल्बर्ट के बारे में भी पूछा गया है। और ये दोनों लेक आपको इधर ही अगल बगल मिलेंगे। इधर आपको लेक एल्बर्ट मिलेगा, ये लेक एल्बर्ट है, ठीक है। और इधर अगर आप जाएंगे तो इधर लेक रुडोल्फ मिलेगा और लेक टाना ऊपर की तरफ मिलेगा। ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्लास, याद रहेगा। मैं अभी आपको, इसमें तो नहीं है शायद फिजिकल मैप, रुकिए मैं देखूं एक मिनट, ये फिजिकल मैप के साथ पॉलिटिकल मैप नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाती हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा आपको नाम्बिब डेजर्ट याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। कालाहारी डेजर्ट पूछा गया है, ठीक है। फिर डेकन्सबर्ग पूछा गया है, याद रखिएगा। ऑरेंज रिवर इधर आपको दिख रही है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, याद रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस नदी को 2 बार काट रही है, लिम्पोपो नदी को, ठीक है। मैंने आपको विक्टोरिया फॉल के बारे में बताया था, ठीक है। विक्टोरिया फॉल आप याद रखिएगा, याद रहेगा। विक्टोरिया फॉल किस पर है, लेक करीबा के पास। लेक करीबा विक्टोरिया फॉल, लेक करीबा विक्टोरिया फॉल, याद रखिएगा। अब इधर अगर आप आएंगे, इधर देखिए, इधर ये जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी आपको दिख रहा है ना। अब ऊपर जाएंगे तो पूरा जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी के बारे में भी पूछा जाता है। तो यहां पर इतनी चीजें क्लियर है। यहीं पर एक मैप और दिखाऊंगी, यहां पर देखिए क्लास, इस वाले छोटे वाले मैप को एक प्रश्न जो और बनता है वो भी अभी क्लियर कर ले। यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि लेक एल्बर्ट है, लेक एल्बर्ट, ऊपर लेक रुडोल्फ पूछा गया है, लेक टाना, ठीक है, याद रहेगा। मैंने आपको बताया था कि जो व्हाइट नाइल है, ठीक है, जो व्हाइट नाइल है वो विक्टोरिया लेक से निकलता है, ठीक है। और जो आपका ब्लू नाइल है वो लेक टाना से निकलता है, ठीक है। और खार्तूम में जाकर दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए जितने याद आए मुझे, ठीक है। यहां पर देखिए लेक विक्टोरिया है, यहां से आपका व्हाइट नाइल निकलेगा, लेक टाना से ब्लू नाइल निकलेगा, और यहां पे खार्तूम के पास ये जाके मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। और कोई पॉइंट जो बताना हो, एटलस माउंटेन भी आपके परीक्षा में पूछा है, एटलस माउंटेन ऊपर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एटलस माउंटेन। लीबियन डेजर्ट के बारे में भी पूछा गया है। चलिए, तो इतनी चीजें बताई, बिल्कुल चिंता मत करिए, फिर रिवाइज करा दूंगी। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा, ऐसे मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, आपको समझ में तो आता है ना। एक बार और रिवाइज करा दूं। देखिए, आप अब अपनी आंख बंद करिएगा, जहां पर भी आप लोग बैठे हैं, एकदम अफ्रीका का मैप ड्रॉ कर लीजिए। अब अफ्रीका के मैप में हम लोग साउथ से स्टार्ट करते हैं। साउथ में जब हम आएंगे तो हमको डेकन्सबर्ग रेंज मिलेगी, इधर नाम्बिब डेजर्ट मिलेगा, कालाहारी डेजर्ट मिलेगा, और इधर ही ऊपर हमें लिम्पोपो नदी मिलेगी और एक ऑरेंज नदी भी मिलेगी। लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा है, ठीक है, उसको 2 बार काटेगी, ठीक है। फिर आप इधर आएंगे तो आपको लेक न्यासा मिलेगा और लेक विक्टोरिया मिलेगा। लेक विक्टोरिया से व्हाइट नील निकलेगी और लेक टाना से ब्लू नील निकलेगी, जो कि दोनों कहां पे जाकर, खार्तूम में जाकर ज्वाइंट होंगे। क्लियर है। फिर यहां पर अगर हम देखेंगे इक्वेटर जहां से पास हो रहा है, वहां पे आपको मिलेगा कॉन्गो, जिसको कि हम जायरे भी कहते हैं। इक्वेटर 2 बार कॉन्गो रिवर को काटेगा, ठीक है, और यही आपका कॉन्गो बेसिन भी है, याद रखिएगा। इधर लेक एल्बर्ट है, इधर लेक विक्टोरिया है, रुडोल्फ है, ठीक है। लेक टांगानिका के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। और एक चीज में मत कंफ्यूज होइएगा, जो विक्टोरिया फॉल है और विक्टोरिया लेक है, दोनों अलग अलग है। विक्टोरिया लेक से आपकी व्हाइट नाइल निकल रही है, लेकिन जो विक्टोरिया फॉल है वो करीबा लेक पे है, ठीक है, लेक करीबा आपके पास है। क्लियर हो गई क्लास चीजें। तो यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। बस आप मुझे बताइएगा आपके लिए यूजफुल हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये आप मुझे बस बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है। तो अटाकामा डेजर्ट बताइए कहां पर है, कल ही बताया है, साउथ अफ्रीका में है ना, साउथ अफ्रीका में है।
जिसने भी गर्दन ऐसे ऐसे हिलाई है ना, ऐसे खट से अपने आप को एक थप्पड़ मारना। साउथ अमेरिका में है अटाकामा डेजर्ट। पेरू और चिली वाले रीजन में मैंने आपको बताया था, टिन के लिए फेमस है, ये भी मैंने आपको बताया था। सब बातें बताई गई है ना इसके पहले वाले टेस्ट में, तो याद रखना है, सब भूलने के लिए नहीं बताया गया है। अगर आप साउथ अफ्रीका का मैप ऐसे ले रहे हो तो इधर अटाकामा डेजर्ट है, जिधर पेरू और चिली है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और टिटिकाका लेक किधर है, पेरू और चिली के बॉर्डर पे है, जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। और इधर ही आपका अटाकामा डेजर्ट है, जो कि टिन के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कालाहारी डेजर्ट की हम बात करेंगे, तो बताइए कालाहारी डेजर्ट क्या नॉर्थ अमेरिका में है? नहीं, कालाहारी डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। थार डेजर्ट हमारे एशिया में है। नाम्बिब डेजर्ट अभी हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में है। तो यहां पर कौन सा नॉट करेक्ट है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है क्लास, तो यहां पर देख लीजिए, ये कालाहारी डेजर्ट वाला रीजन है। ठीक है, इधर नाम्बिब डेजर्ट है, इधर बोत्सवाना रीजन है, और बोत्सवाना रीजन में ही आपका कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हमने अफ्रीका का मैप देखा है। अगला प्रश्न हम देखें। अच्छा, अगले प्रश्न के पहले सब डेजर्ट के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है, सबसे पहले ग्रेट सैंडी है, ठीक है, फिर गिब्सन डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है। ठीक है, तो सब याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करने आना चाहिए। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी डेजर्ट कहां पर है? मंगोलिया और चाइना में है। कालाहारी अभी हमने देखा बोत्सवाना और नाम्बिबिया में है। ठीक है, तकला मकान जो है वो चाइना में है। नाम्बिब डेजर्ट अभी मैंने आपको बताया नामीबिया में है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में है। काराकोम कहां पर है? काराकोम तो ये तुर्कमेनिस्तान में है, परीक्षा में पूछा गया है। थार डेजर्ट पता ही आपको, भारत और पाकिस्तान। सोमाली डेजर्ट की बात करेंगे तो ये सोमालिया में, अफ्रीका में है। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट की बात करेंगे तो चिली में है। ठीक है, दस्ते लूट की बात करेंगे तो पूर्वी ईरान में, और मोजाम की बात करेंगे तो दक्षिण कैलिफोर्निया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी एक विशेषता धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नहीं है? तो देख लेते हैं। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाँ, है महत्वपूर्ण, जो अभी नहीं बताऊंगी आंसर, ये सही है। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं जो हैं इन्हीं चट्टानों में मिलती है। जितने भी मेजर मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो हमें धारवाड़ की चट्टानों से मिलते हैं, एकदम सही है। ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन निष्पेषण से बनी परतदार चट्टानें हैं, ये भी सही है। भारत का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है, ये गलत है, यही आपका सही उत्तर है। बार बार पूछा जाता है, जब हम धारवाड़ चट्टानों की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रमुख खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। जब हम गोंडवाना क्षेत्र की रीजन की बात करते हैं तो वहां पे हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, कोयला मिलता है। ठीक है, तो ज्यादातर कोयला जो है भारत में वो हमें गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, भारत में जो कोयले की क्वालिटी ज्यादा मिलती है वो हमें ब्यूटिमिनस मिलती है। ठीक है, और एंथ्रासाइट अगर भारत में बात करेंगे, जो कि बेस्ट क्वालिटी होती है कोयले की, ठीक है, जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी जो होती है कोयले की, तो वो हमें, अगर हम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में थोड़ा बहुत मिलता है, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्लियर है ना क्लास? तो देख लीजिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन के अपर्दन व निष्पेषण से बनी रहती है, क्योंकि देखिए आर्कियन होता है, धारवाड़ होता है, ठीक है, फिर उसके बाद कुटप्पा होता है, फिर अगर हम देखेंगे गोंडवाना और विंध्यन। ठीक है, तो इस तरीके से चट्टानों की फॉर्मेशन हुई है। भारत के 90% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें मिलता है। चलिए, हाँ, धारवाड़ रीजन की बात करेंगे तो कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा, बेल्लारी जिले में ये पूरा रीजन फैला हुआ है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ घटना दी गई है, एक तरफ यौगिक दिए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रही हूं। एसिड रेन, फोटोकेमिकल, स्मोक करिए इसको, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन और ओजोन डिग्रेडेशन की बात की गई है। यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कर लो।
अब ध्यान से देखिए क्लास, कहां कहां स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो बात बता रही हूं। एसिड रेन दिया रहेगा और दिया रहेगा कि एसिड रेन किन किन गैसेस की वजह से होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है एसिड रेन एक तरीके का पॉल्यूशन है और कार्बन जो है वो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी, ये भी। तो वो तुरंत टिक लगा के आ जाते हैं। तो ये गलत हो जाता है। हम जब एसिड रेन की बात कर रहे हैं तो मतलब रेन का नेचर कैसा है, एसिडिक है, उसमें एसिड की मात्रा है। तो एसिड की मात्रा का मतलब वो एसिडिक नेचर का है। तो जब एसिड की बात हम करेंगे तो यहां पर कौन सा एसिड फॉर्म हो, HNO3 और H2SO4। तो जब सॉक्स और नॉक्स जो है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे, वो जब वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, वही एसिड रेन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है आपका, तब पानी का जो नेचर एसिडिक हो जाता है। तो खाली सॉक्स और नॉक्स जो है ना, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यही एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि CO2, CO कुछ भी दे दे, कोई भी नहीं, बस यही दोनों मेन विलेन हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चीज और बता दूं, एग्जाम में कंफ्यूजन होती है, पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, और ग्रीन हाउस गैसेस में दिया रहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैस में टिक लगा के आते हैं। मैं आपको बता दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा प्रेशर में। इसी तरीके से एक चीज और बताऊं, कौन सी ऐसी गैस है जो कि हमारे एयर के कंपोजिशन में भी प्रेजेंट होती है, मतलब नेचुरल उसमें भी प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। तो आपको पता है जब हम एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को पढ़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, 0.033%। हाँ, CO2 प्रेजेंट है, और अगर CO2 की मात्रा बढ़ी गई तो ग्रीन हाउस गैस में भी कैटेगरी में वो है ना। तो CO2 ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस भी है और नेचर में भी प्रेजेंट है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब चलिए इसको लगाते हैं। अब एसिड रेन की बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो ए का थर्ड दो जगह दिया गया है। फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की जा रही है, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है। देखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है तो हीमोग्लोबिन का जो मेन पर्पस है वो क्या है, पूरे बॉडी में हर पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है, फंक्शन है। इसी फंक्शन को कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, मतलब रोकता है, तो वो हार्मफुल होता है। तो कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सी का सेकंड भी यहां दिया गया, वेरी गुड। ओजोन लेयर डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां पर फर्स्ट हो गया। तो देखो डी का फर्स्ट ये हो गया, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग आपको पता है, फोटोकेमिकल स्मॉग की हम बात करेंगे तो ये आपका द्वितीय प्रदूषक है। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। तो याद रखिएगा क्लास, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, हम पैन की बात करें, हम स्मॉग की बात करें, हम ओजोन की बात करें, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। स्मॉग कब फॉर्म होता है, जब स्मोक किसके साथ रिएक्ट करता है, फॉग के साथ, फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब द्वितीय प्रदूषक है। तो यहां पर आपका बी सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बहुउद्देशीय परियोजना की बात की गई है। तो देखिए, चमेरा, दोयांग, कोयना, पुकाई। ठीक है, डी का फर्स्ट दो जगह दिया गया है, चमेरा हिमाचल प्रदेश, ए का थर्ड, तो यहां पर आपका आंसर डी होना चाहिए।
कोयांग की बात करेंगे तो ये नागालैंड, और कोयना की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। ऐसे ही आप लोग भी चेक करते होंगे, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा क्लियर होता है उसको तुरंत टिक लगा लो, और जो थोड़ा बहुत तो फिर वो निकल आता है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए डी सही उत्तर है। हम देखेंगे चमेरा परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश पे है, किस नदी पर है, तो वो रावी नदी पर है। ठीक है, फिर दोयांग परियोजना की बात करेंगे तो ये नागालैंड में है, दोयांग नदी पर। कोयना परियोजना जो है वो कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। याद रहेगा? याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि आपको ये तो याद रहेगा कि ये नॉर्थ अंडमान है, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान रहेगा। ठीक है, फिर मिडिल अंडमान रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जो याद रखना है वो ये है, नॉर्थ मिडिल के बाद आपका साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान है, और लास्ट में जो है वो आपका लिटिल अंडमान है। ये याद रखिएगा। तो अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना होगा तो नॉर्थ के बाद मिडिल आएगा, मिडिल के बाद साउथ अंडमान आएगा, फिर लिटिल अंडमान आएगा। यहां पर पूछा गया है सदर्न मोस्ट कौन सा है, तो वो लिटिल अंडमान है। सी सही उत्तर है। देख लीजिए इसको जल्दी से, देख लीजिए। यहां पर हम डिस्कस करते हैं 1 मिनट क्लास, इससे अच्छा ये देखते हैं हम मैप के थ्रू। इसमें पढ़ने का कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैप में देखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, इसी को हम साउथ अंडमान कह रहे हैं, और फिर इधर आपको लिटिल अंडमान दिख रहा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर इधर देखिए, अगर आप निकोबार आइलैंड में, तो ऊपर सबसे नॉर्थ आपको निकोबार, अरे कार निकोबार मिलेगा। ठीक है, और इधर नीचे आपको ग्रेट निकोबार, और नीचे आपको लिटिल निकोबार मिलेगा। परीक्षा में पोल दिया जाता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए, तो इसीलिए हम उसी के तरीके से अपने क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं कि अगर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे तो हम आसानी से लगा लें। देखिए क्लास, फिर एक बात कहूंगी कि मैंने पेपर नहीं बनाया है, मैं आपको बता दूं 100% सत्य बात है ये कि मैंने पेपर नहीं बनाया है आप लोगों का, ना ही किसी और कोचिंग के पास इतना वो है कि वो पेपर जाके बनाएंगे। लेकिन हाँ, हम पेपर्स को देख के, पास्ट ईयर्स के या फिर कोई भी रिसेंट पेपर होते हैं उसको एनालाइज करके हम ये देखते हैं कि क्या हम ट्रेंड को पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, क्या इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, तो ये हमारी एक कोशिश है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके से आपको चीजें बताएं कि अगर यहां से प्रश्न बने तो आप आराम से कर लें, तो इसीलिए आपको बताया जाता है। अब यहां पर देखिए 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो वो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब चलिए बताइए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विज्ञान की शाखा के अध्ययन के बारे में बात की गई है। फ्रेनोलॉजी, मायोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी किडनी से रिलेटेड है, सही है। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल से रिलेटेड है, सही है। ठीक है, और फ्रेनोलॉजी जो है स्कल स्टडी से रिलेटेड है, सही है। तो तीनों सही है, डी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। पेडोलॉजी की बात करेंगे, ये पूछा गया है, तो वो किस चीज से रिलेटेड है, वो सॉइल की स्टडी से रिलेटेड है। एग्रोनॉमी की बात करेंगे तो वो फर्स्टली पादप के अध्ययन से रिलेटेड है। फाइकोलॉजी की बात करेंगे तो शैवालों के अध्ययन से रिलेटेड है। हिमेटोलॉजी की बात करेंगे तो यकृत के अध्ययन से रिलेटेड है। ठीक है, कार्डियोलॉजी हृदय से, हार्ट से रिलेटेड है। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि ह्यूमन हार्ट्स में कितने चैम्बर्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए स्कल की बात आई, ब्रेन की बात आई, याद आ गया कि ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट पे आप सुई चुभोएंगे तो उसको दर्द नहीं होगा, तो वो आपका मस्तिष्क था। गाइनकोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो स्त्री रोग से रिलेटेड है। अब स्त्री रोग की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में। ठीक है, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है इन दोनों हार्मोन से रिलेटेड। वायरोलॉजी की बात करेंगे तो वायरस के अध्ययन से। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग का। ठीक है, जेनेटिक्स में हम किसके उसकी बात करते हैं। इथोलॉजी जीवों के उससे, फिर जीवों के प्रजातीय गुण से, फिर बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया से रिलेटेड है। एंथ्रोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन, और इनोथोलॉजी में पक्षी विज्ञान। ठीक है,
और एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का विज्ञान। तो पढ़ लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखने में बहुत आसान लगता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में बैठते हैं तब गड़बड़ होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला हम देखें, कंधे का जोड़ व कूल्हे का जोड़ किस प्रकार की अस्थि संधि है? तो बताइए किस तरीके की, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। यहाँ पे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट किस तरीके का है? बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट। तो बताइए, तो यहाँ पे बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है ये। अभी हम आपको यहाँ पे ए सही उत्तर है, ठीक है। अब देख लीजिए फिगर के माध्यम से, इसको पिक्चर के माध्यम से, तो कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए पिक्चर्स जरूर दिखाना चाहिए ताकि आपको कभी भूले ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हिप वाला एरिया है, तो यहाँ पे बॉल और सॉकेट है, ठीक है। इधर देखिए शोल्डर में इधर की तरफ, इसी को हम बॉल और सॉकेट जॉइंट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, यकृत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर दिया है बाइल जूस जो है वो लिवर द्वारा सिक्रीट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लिवर जो है वो पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। तो देखिए क्लास, यहां पर अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है कि जो लिवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, वो सिक्रीट करता है बाइल जूस को, ये भी बिल्कुल सही है। बाइल जूस स्टोर कहां होता है, एक्स्ट्रा बाइल जूस, वो आपके गॉल ब्लैडर में, और लिवर पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। तो सब सही है, आपका डी सही उत्तर है, याद रखिएगा। तो देखिए डी आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखना है आपको, बाइल जूस कहां प्रोड्यूस होता है, लिवर में, स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है, ठीक है। जो पिसा हुआ, देखिए पित्त काइम, पिसा हुआ भोजन की वसा को जल के साथ मिलाकर इमल्शन बनाने में सहायता करता है। पित्त वसा एवं विटामिन के अवशोषण में सहायता करता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सोडियम 24, कार्बन 14, आयोडीन 131। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आपका स्वेल कर जाता है, तो ठीक है, आयोडीन की मदद से 131 की मदद से हम थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, सही है। सोडियम 24 की हेल्प से जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉट है उसको डिटेक्ट किया जाता है, ये भी एकदम सही है, याद रखिएगा। कार्बन 14 की हेल्प से कैंसर ट्रीटमेंट नहीं, कार्बन की तो मदद, हम कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, जो भी है उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए, स्पेसिमेन की एज को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो 2 यहां है, 2 यहां है, ये 1 और 3 आपका सही है। ऐसे प्रश्न आपको पीवाईक्यूज में मिलेंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चन में। देख लीजिए, सोडियम का थक्का, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो थक्के हैं, क्लॉट्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए। कार्बन काल के निर्धारण में, ठीक है। फास्फोरस की बात करेंगे तो जो ब्लड में खराबी है, ल्यूकेमिया जो कैंसरस डिजीज होती है, ब्लड कैंसर, उसके डिटेक्शन में। आयोडीन थायराइड से रिलेटेड है, ठीक है। फेरस 59 ये जो है ये अरक्तता के रोग को ज्ञात करता है। कोबाल्ट भी कैंसर डिटेक्शन में। और आर्सेनिक 14 की हम बात करेंगे तो त्वचा से संबंधित रोग। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, आपको पता है। राज्यसभा अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं कर सकता है। वेरी गुड। द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ द मेंबर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट। तो यहां पे थोड़ी बोला गया है, ये तो आपका गलत है। 5th और 6th शेड्यूल में अगर हम देखेंगे तो रिजर्वेशन उसकी बात की गई है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले की बात की गई है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, यहां पर सही उत्तर क्या होगा, ए ही सही उत्तर होगा। क्लास हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 1 मिनट, यहां पर आपसे क्या पूछा गया था, एक बार मैं देख लूं। बी आपका आंसर दिया गया है, यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया था। देखिए यही देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने अभी आपसे बोला कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करी और देखिए गलत करवा दिया। यहां पर सबसे पहले देखिए इनकरेक्ट दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, मैंने खाली 2 स्टेटमेंट पढ़े। तो इनकरेक्ट तो सेकंड है ही है आपका, सेकंड इनकरेक्ट है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। पहला वाला तो
एकदम सही है, परमानेंट हाउस तो होता ही है। अगर आप यही फाइंड आउट कर लो कि पहला बिल्कुल सही है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो आप तो इसको भी एलिमिनेट कर लोगे, इसको भी एलिमिनेट कर लोगे, इसको भी एलिमिनेट कर लोगे, आप तो सीधे आंसर पे आ जाओगे 2 और 3 सही है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा जो है गलत है, 2 और 3 वो 5 वर्ष का नहीं होता है, वो कितने वर्ष का होता है, वो आपका 6 वर्ष का होता है, ये चीज पता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, जो आपकी मैम ने थोड़ी देर पहले ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आप लोग ऐसी गलती नहीं करोगे, ध्यान दीजिएगा, बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, शेड्यूल याद करके जाएंगे आप लोग, ठीक है, वो छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखें कि केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बताइए, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सरकारिया कमीशन का नाम आपको याद रखना है। तो यहां पर 1970 नहीं, 1980 नहीं, 1995 नहीं, 1983, सी आपका सही उत्तर है। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ संघ राज क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उच्च न्यायालय दिया गया है। तो देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अंडमान, यहां पे केरल हो जाएगा, ठीक है। पुडुचेरी की बात करेंगे तो चेन्नई हाईकोर्ट बेंच हो जाएगी। अंडमान निकोबार आइलैंड की बात हम करेंगे तो कोलकाता हो जाएगा। और दमन दीव दादर नागर हवेली की बात करेंगे तो मुंबई। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है क्लास। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। सबसे आसान आज की क्लास का प्रश्न, 124 में। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो इसी 124 को 214 कर दीजिएगा, नंबर को इधर उधर, 214 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य का बजट प्रस्ताव पारित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी उद्घोषणा न्यायिक पूर्वावलोकन के दायरे में आती है। तो देखिए स्टेट बजट रिजोल्यूशन पास होता है बाय द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल के समय, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो जो स्टेट बजट है वो पार्लियामेंट द्वारा पेश किया जाता है। और प्रेसिडेंट रूल अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी सही है। यहां पर सही उत्तर सी है आपका। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड। मैंने आपको कई बार बताया, सुर कहां लगाओगे, आगरा में, तो आगरा सही उत्तर है यहां पर, ठीक है। सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ रही हूं ताकि समय बचे, बस आप लोग रिवाइज करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे नवाबगंज कहाँ है, उन्नाव में है। पटना कहां पर है, तो ये एटा में है। लाख बघोसी कहां पर है, तो ये कन्नौज में। बखीरा संत कबीर नगर, सुरहाताल बलिया में, भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ में, समसपुर रायबरेली में, सांडी हरदोई में, समान आपका मैनपुरी में, ठीक है। विजय सागर महोबा में, पार्वती अरग्गा गोंडा में, और ओखला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। सबसे छोटा कौन सा है, लाख बहोसी, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है, नवाबगंज उन्नाव वाला, याद रखिएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि हम लोग रिपीट किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे इसीलिए आज की क्लास में डिस्कस किया गया। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगी और भी ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं आप लोगों को, ताकि मैक्सिमम रिवीजन हो सके, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं क्लास, तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अपने पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए पहली चीज, फिर ईश्वर के आशीर्वाद पर, माता पिता के आशीर्वाद पर, गुरुजनों के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए, कर्म करते चलिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी और प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बनी रहिए। थैंक यू।